की जो महती भूमिका है। और इसके बाद जब मनीष पत्रे जी खड़े हुए तो मैंने समझा कि ये राजनीतिक कुछ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने शुद्ध सांस्कृतिक भाषण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और भाई साहब विभाग संचालक जी ने भी आशीर्वाद हम सबको दिया। मैं एक बात आप सबसे कहता हूं कि आपको विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता बनने का जो मौका मिला है, विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला है, विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में जाने का मौका मिला है, ये जिंदगी की सबसे मैं कह सकता हूं सौभाग्यशाली दिन। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एक कार्यक्रम में कभी अजीतमल में एक कार्यक्रम में गया था और पता नहीं उसके बाद एक जानने की इच्छा से मैं संघ में जुड़ा और जुड़ते जुड़ते आज मैं इस स्थान पर आ गया। यह संगठन की विशेषता है कि संगठन कैसे, हम लोग कहते हैं कि वो गंगोत्री से चलने वाला पत्थर और नरोरा के जब मंदिर पे आता है तो बड़ा उबड़ खाबड़ पत्थर घिसते घिसते सालिग्राम की बटिया बन जाता है। और वो बटिया कोई लाता है, जब गंगा स्नान करने जाता है तो पीपल पर रख देता है और पूरे गांव के लोग हजारों हजारों वर्ष तक उस बटिया की पूजा करते हैं। ये बटिया बनाने की किसी में ताकत है, सालिग्राम की बटिया बनाने में किसी की ताकत है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ये ताकत है। ये और किसी ने नहीं बोला। लोग दीप जलाकर के रोशनी करते होंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीवन जलाकर के रोशनी करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि दीप नहीं जीवन जलते। और ये इसमें कुछ अब बचा नहीं। बहन जी ने जैसा कहा था कि हम बोलेंगे नहीं करेंगे, कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जो बोला है और करने में कोई अंतर होता नहीं है। और यदि होता तो विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित संगठन होता नहीं होता। भाई बताओ, कोई अंतर रखा नहीं। जो कुछ विद्यार्थी परिषद ने बोला है उसी के अनुरूप जीवन जिया है, उसी का नाम ही विद्यार्थी परिषद है। और इसलिए यहां पर अभी हमने जैसा प्रदर्शनी का किया, तो प्रदर्शनी में पहले विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकलाप का वहां चित्र दिखाई दिया। कोरोना का एक पोस्टर लगा हुआ है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैसे इस महामारी के आक्रमण से कैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समर्पित होकर के समाज की सेवा की। मैं पूछना चाहता हूं कि परिषद विद्यार्थियों के संगठन और भी हैं, वो किसी नेता के चेला होते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता किसी नेता का चेला नहीं होता है। कभी कभी हमारे मीडिया के मित्र छाप देते हैं, तुलना कर देते हैं कांग्रेस से, तुलना कर देते हैं समाजवादी युवजन से, छात्र सभा से। ये विद्यार्थी परिषद तब है जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उससे पहले का विद्यार्थी परिषद। और इसलिए विद्यार्थी परिषद का हम सब नारा ज्ञानशील और एकता, ये लिखा नहीं है नारा। इस नारा को जीवन में उतारने का काम, क्योंकि आपने देखा होगा विद्यार्थी परिषद का इतिहास पढ़ा होगा और शुरू से लेकर के अब तक कितने लोग, हजारों लोग
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस संगठन के लिए समर्पित किया है। ये संगठन क्या है? ये विद्यार्थी परिषद क्या है? ये विद्यार्थी परिषद सड़क पर आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद स्कूल में फीस को माफ कराने वाला संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद किसी प्रिंसिपल पे या शिक्षक संघ के आंदोलन में शामिल होने वाला संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद दुनिया का वो संगठन है जो छात्रों के जीवन में उस आदर्श जीवन को निर्माण करने का एक कला सिखाता है। उसका नाम है विद्यार्थी परिषद। अरे कोई भी जुड़ करके एक बार जो जुड़े हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है मैंने अपने आप को बताया। मैं एक साधारण गांव से आता हूं, किसी और का नहीं बता सकता। आज इस हिंदुस्तान की कमान विभिन्न क्षेत्रों में, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सामाजिक क्षेत्र में जाइए, धार्मिक क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक क्षेत्र में जाइए, विद्यार्थी परिषद ने नौजवानों को तराशा है, नौजवानों का चरित्र निर्माण किया है, नौजवानों को इंसान बनाया है। और वो आज जाकर के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आज समाज की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद में हम सब जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। प्रदर्शनी में अभी हम इसके आगे गए तो वहां पर जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान, लेकिन हिंदुस्तान की पहचान ऋषि और कृषि के रूप में जानी जाती है। हमारे देश की ऋषि परंपरा जिसकी अभी बहन जी चर्चा कर रही थी, सारा का सारा आप देख लिए सर, आज भी जितना रिसर्च है हमारे ऋषियों ने वन में जंगल में घोर तपस्या करके, साधना करके, संपूर्ण जीवन लगा करके और इस मानव कल्याण के लिए सब प्रकार की रिसर्च की, सब प्रकार के शोध किए। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, ऐसे ऋषि परंपरा के आधार पर ही दुनिया का जो जगत का गुरु कहा गया, इस भारत को इसीलिए जगत का गुरु कहा गया कि हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके और एक आदर्श समाज की स्थापना कैसे हो, एक आदर्श व्यक्ति कैसे बने, इस तरह का स्वयं का जीवन जी करके एक रास्ता दिखाने का काम किया। और हम देखते हैं कि जब किसान की बात आती है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो अन्नदाता है। आज कुछ लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री पूछ रहा है कि किसान के हित में जो 3 बिल पेश हुए हैं, वो कहते हैं ये किसान का बिल ये काला बिल है। वो जाने क्या क्या बोलते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब पूछता है संसद में कि इसमें काला अक्षर कौन सा है, इसमें कौन सी लाइन जो है किसान के विरोध में है, कौन सा एक्ट इसमें खराब है, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन राहुल गांधी से लेकर के टिकैत तक किसी भी किसान नेता ने ये बात आज तक नहीं बोली कि इस किसान के बिल में ये बात किसान के हित में नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं। इसका मतलब ये पूरी तरह से किसान आंदोलन प्रायोजित है। उसमें कम्युनिस्टों के लोग, जिनको हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है, वो लोग आज किसान के कंधे पर किसान को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरह कोशिश नकारा होगी। हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और आज धीरे धीरे उस किसान आंदोलन की हकीकत भी पूरे देश और दुनिया के सामने आ गई है मित्रों। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था का हमारा आधार है।
एक किसान जितना मजबूत होगा, हिंदुस्तान उतना मजबूत होगा। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आप जानते हैं कि इससे पहले लगातार किसान आत्महत्या कर रहे थे। देश में मांग हो रही थी कि किसानों के लिए कुछ कानून बनाए जाए जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो। जाने कितनी काका कारिलकर से लेकर के जाने कितनी कमेटी बनी, लेकिन कोई कमेटी किसी ने माना नहीं की। ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसान के हित में 3 कानून बना करके किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। मित्रों, आत्मनिर्भर बनाने। और जब जय जवान की बात आती है तो हम सब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान का नारा दिया। तो जय जवान, कौन सा जय जवान? ये जय जवान भी किसान का बेटा है। ये सच बताता हूं, मैं भी मंचों पर बोलता हूं कि हमारा नेता, हमारा बेटा कभी किसान वहां जाकर के सिपाही नहीं बनेगा। किसी का नेता भी सिपाही नहीं बनने वाला। एक किसान का ही बेटा है जो आज पाकिस्तान की बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर यदि रक्षा करने वाला कोई है तो वो किसान का बेटा है जो आज देश की सुरक्षा कर रहा हुआ है। इसलिए ऐसे किसान को हम कभी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। किसान नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। हम अभी एक गांव है चकन नगर में, बंसरी गांव है, उस गांव में गए थे। हम जिस आजादी की बात करते हैं, जिस आजादी की बात करते हैं कि बिना खड़ग, और वो गीत गाते हैं कि हमें मिल गई आजादी, लेकिन अभी जैसा कहा कि चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे जाने कितने हजारों लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन लगाया, तब आजादी मिली। लेकिन मैं उससे हट करके बात बोलता हूं कि जो इतिहास के पन्नों में जिन महापुरुषों का नाम लिखा है कि उन्होंने हमको आजादी दिलाई है, उससे बढ़ करके भी हजारों हजारों नहीं लाखों लोग इस देश के किसान के बेटे, गांव में रहने वाले लोग, जिन्होंने इस आजादी को गांव में लड़ाई लड़ी और उसके बाद अंग्रेज छक्का छोड़ करके और इस देश को छोड़कर गए। बंसरी में किसी ने नहीं सुना होगा, छोटा सा गांव जंगल में लड़ते हुए 22 किसान शहीद हो गए थे। ये चंबल का पूरा क्षेत्र, जैसा अभी मनीष जी ने कहा कि मेरा आखिरी नेता पृथ्वीराज चौहान था। अरे आखिरी नेता नहीं था, ये देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक लड़ाई रही तब तक ये गुलामी किसी ने स्वीकार की नहीं। और हम लड़ते रहे अंतिम समय तक। गांव में लड़ाई होती रही, गली में लड़ाई होती रही, लेकिन उसको इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं गया। लेकिन लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं थी। ये देश बड़ा है, इसलिए गांव गांव आप जाइए तो अंग्रेजों से लड़ने वाले लोगों की लंबी आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसलिए हम आप सबसे ये कहूंगा कि इस विद्यार्थी परिषद में जुड़ करके हम सब एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर के इस देश और समाज की जिम्मेदारी को लेकर के समाज जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाएं। हमारे लिए संत विवेकानंद के जीवन हमारा आदर्श है। हम सब ने वो कहानी, वो प्रसंग सुनाई है कि जब विवेकानंद जी की महानता सुन करके, उनकी चर्चा सुन करके, उनका यौवन और सुंदरता देखकर किसी महिला ने जब उनको अपना पति के लिए तैयार करने को उनको कहा, तो उन्होंने कैसा भारत का आदर्श प्रस्तुत किया कि आपको हमसे बेटे ही पैदा करना है तो मेरे को ही बेटा मान लीजिए। ये हमारे विद्यार्थी परिषद के संत विवेकानंद हमारा आदर्श है, हमारे महापुरुष आदर्श है। और इसलिए विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के समाज जीवन में एक परिवर्तन हो, और वो सुखद परिवर्तन हो, वो एक राष्ट्र को मजबूत करने वाला परिवर्तन हो। और आत्मनिर्भर भारत की जो बात अभी हो रही थी, वो आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत वो बने, इसके लिए हम सबके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। केवल कुछ लोग बोले उसके लिए नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें ध्यान में आता है
कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन करता था और नारा देता था क्या, गुवाहाटी हो या कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। आज थोड़ा अंतर हो गया है। आपको पता है कि जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, 7 राज्य, वहां कितने आंदोलन चलते थे, बोडो आंदोलन से लेकर के। वहां पर कम्युनिस्ट हावी थे, वहां ईसाई हावी थे, अलगाववादी हावी थे। वहां तिरंगा नहीं लगता था, भारत माता की जय नहीं होती थी। और आपको जान करके प्रसन्नता होगी, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जाने कितनी बार उस देश की एकता और अखंडता के लिए, पूर्वोत्तर का हिस्सा हिंदुस्तान से अलग ना हो, इसके लिए अपने आप को जीवन पर दांव लगा करके हजारों हजारों बार वहां कार्यकर्ताओं ने एकता के लिए, और हम हिंदू हैं इसके लिए, और हम भारत के पुत्र हैं इसके लिए कितना काम किया है, उसी का आज शुभ परिणाम है कि वहां पर भारत माता की जय 7 राज्यों में हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। अब वहां कोई अलगाववादी नहीं है, वहां धर्मांतर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी है, लेकिन उसके नींव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होगा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होंगे, जिसके कारण आज एकता दिखाई दे रही है। हम कश्मीर की बात करते हैं, जाने कितनी बार कश्मीर के लिए, अरे हम लोग, मैं संघ में जब जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक था, तो हम जब बोलते थे, हम लोगों को बोलना पड़ता था 50 मिनट 40 मिनट। तो कश्मीर और पूर्वोत्तर यही 2 बड़े मुद्दे थे। तीसरा कम्युनिस्ट था मुद्दा, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कभी कहा था कि 21वीं सदी में कम्युनिस्ट का सूर अस्त हो जाएगा। कब उन्होंने बोला था? आज कम्युनिस्टों का सूर अस्त हो चुका है और भारत माता की चारों तरफ पूरे देश के अंदर जय जयकार हो रही है। ये हकीकत है। आज जिस कश्मीर के लिए हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, देश के लोग कश्मीर में जाते थे, देश का अखंड भारत बताते थे जिसको, और हम सब नारा देते थे। हम नारा कौन सा देते थे? जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां मुखर्जी जी जेल में, हम सब जानते कैसे हो गए। एक निशान वहां नहीं था, एक विधान नहीं था, झंडा नहीं था, तिरंगा नहीं था। ये आज यदि हुआ है वहां 370 और 35 से ये हटाई गई है, तो हटाने वाले नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, लेकिन उनके लंबे समय तक उस समस्या के समाधान में किसी ने नींव का काम किया तो विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया, जो आज वहां पर तिरंगा लहरा रहा है। कैसा काम? देश के अंदर कितने बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं आई, उन प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले कोई पहुंचने वाला होता है तो उसका नाम भी हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से जानते हैं। ऐसा जीवन जिया है, ऐसा जीवन जीने वाला, ऐसा निर्माण करने का यदि कोई प्रयोगशाला है तो वो प्रयोगशाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आज जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर हमारे प्रोफेसर आदरणीय प्रदीप जी यहां बैठे हैं। अभी मैंने कहा था कि ये प्रांगण जो है इसमें कितने बच्चे हैं, तो कहा 600 बच्चे। और हमने कहा जमीन कितनी है, कहा 147 एकड़ जमीन है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और आदरणीय भाई साहब को जिम्मेदारी दे रहा हूं और विद्यार्थी परिषद से अपील करना चाहता हूं कि 147 एकड़ जमीन शहर में, और बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 6000 बच्चे पढ़े। ये संस्थान आगे चल करके विश्वविद्यालय बने, ये मैं आज इसके पहल करने की शुरुआत करूंगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। ये विश्वविद्यालय के रूप में
डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय के रूप में आगे चलकर ये खड़ा हो, इसकी शुरुआत, इसकी पहल हम स्वयं अपने द्वारा करेंगे। और विद्यार्थी परिषद से भाई साहब से अपील करूंगा कि आपका ये आज जो मैंने बोला है इसके लिए हम कोशिश करें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के संस्थान जो बड़े बड़े थे उनको विश्वविद्यालय बनाने की मान्यता दी है। इस पर तो जमीन इतनी है कि यहाँ 3 विश्वविद्यालय खड़े हो जाए, एक उपलब्धि रहेगी। मैं आज के, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम होंगे, मैं सभी यहां पर आए हुए कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा कि जो हमारा नारा है उस पर अपना जीवन जिए और इस देश समाज के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को निर्माण करें। हम जब यहां चेयरमैन था तो मेरे साथ एक ओएसडी थे, आईएएस नीररतन, नाम सुना होगा, जो टूंडला के रहने वाले थे। तो मैंने कहा आप आईएएस कैसे बने, एक दिन ऐसे ही पूछा। तो कहा मेरा गांव छोटा सा गांव था, मैं 4 भाई था, मैं बीच का था, तो बड़ा भाई भी जाता था तो मैं भी पढ़ने जाता था। लेकिन मेरे समझ में एक आया, जब हमारे स्कूल में एक एसडीएम आए तो कार से आए, तो हमारा प्रिंसिपल और सब लोग भगे भगे उधर गए। तो मेरे मन में आया कि कौन है, कहा ये पीसीएस अधिकारी है, जानकारी की। और उसके बाद मेरे मन में आ गया कि मुझे भी पीसीएस नहीं आईएएस बनना चाहिए। और एक इंटर कॉलेज के बालक के मन में वो बात आई हुई, वो बता रहे थे कि मैंने आईएएस किया, प्रमुख सचिव यहां बने, और उनकी पत्नी एम्स में डॉक्टर हैं, उनके बच्चे अमेरिका में वैज्ञानिक हैं, और उनके जो 3 भाई थे वो आज गांव में खेती कर रहे हैं। ये मन का कैसा संकल्प है। ये कोई कुछ नहीं बनाता है, इच्छा शक्ति बनाता है। कोई कुछ नहीं करता है। जिसने अपने मन का संकल्प के साथ इच्छा शक्ति को स्वीकार कर लिया और तय कर लिया कि हमें यह बनना है, तो ये हिंदुस्तान की ऐसी भूमि है कि उसी तरह का बन जाता है जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना, कि हमें जब सपने नहीं सजोएंगे तो हम वैसे बन नहीं सकते। नहीं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहां से, मछुआरे के बेटा से कहां बन गए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की कहानी हमने पढ़ी है, कहां से कहां आ गए, जाने कितने महापुरुष हैं। नरेंद्र भाई मोदी हमारे सामने हैं, कितने ऐसे महापुरुष हैं। उसी अनुरूप अपने जीवन को किसी न किसी को आदर्श मानकर अपने जीवन में उसी तरह का अपनी जीवन की रचना करना। और हम विद्यार्थी परिषद से आए दिन निश्चित रूप से हम जुड़े रहें, हम सक्रिय कार्यकर्ता रहें, हम पदाधिकारी बने और बनकर के इस देश और समाज की सेवा करें। यही मैं आप सबसे विनती करता हुआ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आयोजकों को विशेष रूप से